हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस, कई वीडियोज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूं जो आपकी यूपीएससी की तैयारी में काफी हद तक आपको हेल्पफुल होती हैं, जिसको आप काफी प्यार भी देते हैं, काफी पसंद करते हैं। और उसी सिलसिले में एक वीडियो आज भी शेयर करने वाला हूं। इंडियन पॉलिटी का ही सब्जेक्ट है और पॉइंट हमारा क्या डिस्कस करेंगे, कांग्रेस की प्रणाली, उसकी चुनौतियां और पुनर्स्थापना, कैसे कांग्रेस की कार्यशैली रही। खासतौर पर नेहरू जी की डेथ के बाद की चीजें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और जब कांग्रेस का जो बीच का एक टाइम पीरियड था जिसके अंदर एक खराब दौर भी आया, वो जो है वो सेगमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। तो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए और आई होप के पिछली वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी प्यार देंगे। और काफी सराही आपने वीडियो, अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने किए, व्यूज काफी सारे व्यूज भी आए। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें ना मोटिवेट करती है हम जैसे क्रिएटर्स को कि आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर जो है वो कंटेंट लेकर के आया जाए। तो आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो सबसे पहले तो राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती जो कांग्रेस को फेस करनी पड़ी 1964 के अंदर। नेहरू जी की डेथ हुई 1964 में और 1960 का जो दशक था वो हमारे देश के लिए ऑलरेडी बहुत खतरनाक था, क्योंकि उसी टाइम पर गरीबी और समाज में असमानता और रिलीजन के बेसिस पर सांप्रदायिकता और कई सारे रीजनल जो डिवीजन देश में हुए, क्षेत्रीय विभाजन जिसको आप कह सकते हैं, उनकी वजह से ऑटोमेटिकली एक खराब दौर गुजर रहा था। उसी दौर में नेहरू जी की डेथ होती है और उसके बाद एक संकट गहरा था कि भाई अब इसके बाद कौन बनेगा, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर थे और अभी तक कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था कि नेहरू जी की डेथ के बाद हम क्या करेंगे। ये अचानक से ये सब कुछ देश में हुआ। उसके बाद शास्त्री जी का नंबर आता है। अगला पॉइंट हमारा है नेहरू के बाद शास्त्री। सेकंड पीएम वो थे हमारे देश के, और मेरे हिसाब से जितने भी पीएम को मैंने पढ़ा है, तो जो 2-3 पीएम अगर मैं शॉर्ट लिस्ट करूं तो उसमें नेहरू जी तो खैर देखो उनका तो कोई अल्टरनेट नहीं है। देश की शुरुआत उन्होंने जिस प्रकार से करी और वो चीजें जो फेस करी वो तो आजकल कोई फेस नहीं भी कर सकता, क्योंकि वो देश बना था, नई ही चुनौतियों को जो है वो फेस करना उन्होंने शुरू किया। हाँ, उसके अलावा अगर मैं देखूं तो 2-3 पीएम जरूर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक राजीव गांधी जी जो कि आजकल के युग के जनक माने जाते हैं। मोदी जी ऑफ कोर्स, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो भी अपने आप में सराहनीय है। इंदिरा जी ऑफ कोर्स और लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका टेन्योर बहुत ज्यादा नहीं रहा है। सेकंड पीएम थे 1964 से 66 तक, 1964 से 1966 तक। ठीक है, उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो के कामराज जी जो है वो थे और इन्होंने सर्वसम्मति से जो है इनका नाम आगे सुझाया और बाद में कांग्रेस के सभी मेंबर्स ने इनके नाम पर मोहर लगाई और इनको जो है वो बनाया गया था पीएम। और इतने अच्छे थे कि इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये रेल मंत्री हुआ करते थे नेहरू जी के टाइम पर, तो एक बार जब रेल हादसा हुआ तो इन्होंने खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने मंत्री पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। और इनके समय में 3 जो है वो बड़ी चीजें जो है देश को फेस करनी पड़ी। इंडो चाइना वॉर, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और उसी टाइम पे, उसी 1965 के अराउंड ही जो है वो वीक मॉनसून का भी सामना करना पड़ा हमारे देश को। याद रखने वाला पॉइंट है कि सब खराब मॉनसून की वजह से देश में कब अकाल तो पड़ा ही पड़ा, उसकी वजह से अनाज संकट जो गहराया था वो भी 1965 का ही दौर था। जब एक किस्सा बड़ा जो है चलता है कि जब एक बार ये गेहूं मांगने के लिए किसी देश में गए थे तो वहां पर एक मीटिंग सी चली हुई थी। तो उस मीटिंग में सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन पीएम आएंगे तो फिर से झोली फैलाएंगे हमारे सामने। तो ये सब बातें उन्होंने सुन ली थी कि अब आएगा इंडिया का पीएम, वो हमसे मांगेगा, भीख की तरह अनाज मांगेगा। तो कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी कहकर के मीटिंग छोड़कर आ गए थे कि नहीं, आज के बाद मैं तो आपसे नहीं मांगूंगा, लेकिन कभी आपको जरूरत पड़े तो फिर आप जरूर जो है वो इंडिया आकर के हमसे अनाज मांग सकते हैं। और आज हमारा देश ऑफ कोर्स अनाज में संपन्न है और खूब अनाज हमारे देश में होता है। उसके बाद हरित क्रांति आई, सब चीजें देश में हुई और उसी का जनक जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी को ही माना जाता है। उन्होंने ही इंडिया में आकर के कहा कि सप्ताह में कम से कम एक बार फास्ट करो, ऐसा कहते हैं। अपने पीएम हाउस के अंदर जो गमले होते हैं उनमें भी उन्होंने गेहूं और धान की फसलें जो है वो उनकी खेती करानी शुरू कर दी थी। खैर आगे बढ़ते हैं। और 1965 में इंडो पाक वॉर का भी जो है वो सामना करना पड़ा और जय जवान जय किसान इनका फेमस नारा आप लोग पढ़ते हैं। उसके बाद रशिया के अंदर ताशकंद जो है वो उस समय पर था, क्योंकि वो सोवियत संघ था। अब ये जो है उज्बेकिस्तान की कैपिटल होती है ताशकंद। तब ये रशिया का ही हिस्सा होता था। 10 जनवरी 1966 को वहां पर इनका दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हुई। बहरहाल विषय ये भी था कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन वो सब कंट्रोवर्शियल इशू है। कुछ लोग कहते हैं हत्या थी, कुछ कहते हैं सच में ऐसा कुछ था, लेकिन इस विषय में हमें नहीं जाना क्योंकि हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी का विषय है।
अगला पॉइंट आता है इंदिरा गांधी आफ्टर शास्त्री जी। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी का नंबर आता है। इंदिरा गांधी वॉन अगेंस्ट मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में टफ फाइट थी कि कौन आगे अब कांग्रेस को लीड करेगा। तो ज्यादा मेंबर्स ने नाम सुझाया इंदिरा जी का, तो वो जो है इस इंटरनल जो वोटिंग हुई इसके अंदर इंदिरा जी ने जीत हासिल करी और कांग्रेस को लीड करना जो है वो शुरू किया। उसके बाद 1967 में जो है वो इलेक्शन हुए थे, फोर्थ इलेक्शन। पहला इलेक्शन बता दूं आपको मैं 1952 में हुआ, 51-52 में। दूसरा जनरल इलेक्शन 1957 1957 में हुआ। तीसरा 1962 1962 में हुआ और चौथा इलेक्शन 1967 यानी कि 1967 में हुआ। कई सारी समस्याएं मैंने आपको बताया कि उस समय पर देश को घेरे हुए थी। खराब मानसून, सूखा, खेती में कमी, खाद्य संकट, औद्योगिक उत्पादन में कमी, निर्यात में कमी, मुद्रा का गिरना, ठीक है। और 5 रुपए का $1 जो होता था वो बाद में जो है इन 1-2 सालों के अंदर ही बढ़ करके 7 रुपए $1 जो है वो हो गया। तो इतना जो है बढ़ोतरी। अब सोचने वाली बात है कि उन दिनों केवल डॉलर की जो कीमत है गाइज, वो मंदी का दौर भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रुपए से केवल 5 गुना था। अभी रुपए से 85 गुना ज्यादा है डॉलर की वैल्यू। खैर ये भी अलग विषय है। उसके बाद देश में 1967 जब इलेक्शन आया तो एक नया दौर शुरू होता है, नया दौर देखने को मिलता है। दैट वाज नोन एज गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद क्या था? गैर कांग्रेसवाद का मतलब था कि कांग्रेस के अलावा भी एक देश में जो है वो एक पार्टी दे दी जाए जिस पर लोग भरोसा कर सके। और भरोसा इन द सेंस कि ये कांग्रेस है, इतने समय से इसका राज है भाई कि अब ये नई चीजें आ गई हैं, ये नई पार्टी है, इसकी तरफ जाना चाहिए। और गैर कांग्रेसवाद को का जो जनक है वो माना जाता है राम मनोहर लोहिया जी को, ठीक है। और बाद में जनसंघ की स्थापना में भी इनका बड़ा रोल था, ठीक है। 1967 में जब इलेक्शन होते हैं देश के अंदर तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो लगा। सीटें भी उनकी कम हुई, वोट परसेंटेज भी उनका कम हुआ और पहली बार देखने को मिली देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से गठबंधन की सरकारें। एसएसपी, पीएसपी, अकाली दल, सीपीआई, सीपीएम, जनसंघ जैसी पार्टियां जो है वो उभरना शुरू हुई और कई राज्यों में से सरकार छिन गई कांग्रेस के हाथों से। और इसी समय पे एक नई चीज भी शुरू हुई भारतीय राजनीति के अंदर, दैट वाज नोन एज दल बदल की राजनीति। 1967 में इसकी शुरुआत हुई क्योंकि वोट शेयर कम हुआ कांग्रेस का और ये सब चीजें निकल करके आई। हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी, इनमें सबसे अधिक दल बदल की घटनाएं जो है वो देखी गई। और यहीं पर एक चीज और भी आती है, आयाराम गयाराम की राजनीति भी हमारे देश के अंदर बड़ी फेमस है क्योंकि गयालाल नाम का कोई शख्स था जो कि एमएलए बना और बाद में हरियाणा के अंदर ही, और उन्होंने सुबह एक पार्टी में थे, उसके कुछ घंटों बाद दूसरी पार्टी में चले गए, फिर कुछ घंटों बाद तीसरी पार्टी में चले गए, एक बार फिर पार्टी बदली। तो ये कहावत चल पड़ी कि गयालाल जी तो बार बार जो है वो इधर उधर हो रहे हैं, तो आयालाल गयालाल इस तरीके से बोलना जो है वो आयाराम गयाराम, ठीक है। ये कहावत जो है वो बन गई। उसके बाद कांग्रेस के विभाजन की बातें शुरू होती हैं। इस अगला जो हमारा पॉइंट आता है, गठबंधन की सरकारें कई जगह बनी तो सही लेकिन उतनी चल नहीं पाई और एक विभाजन की स्थिति बन गई। कांग्रेस के अंदर ही फूट जो है वो पड़ने लगी। ऐसा कहते हैं कुछ लोग, कांग्रेस में ही कांग्रेस के खिलाफ हो गए, गुट सा बन गया। और ये गुट वही था जिन्होंने एक समय पे इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करके के पीएम बनवाया और एक लीडर के तौर पर जो है इन्होंने आगे बढ़ावा दिया इंदिरा जी को कि भाई हम चाहते हैं कि ये लड़की आगे बढ़े। अब वही जो ग्रुप था उसको नाम दिया गया सिंडिकेट का। तो इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट भी एक आगे पॉइंट आता है। तो एक्चुअल चुनौती कांग्रेस को कांग्रेस से ही थी क्योंकि तब तक भी हाँ भले ही कई जगहों पर देखा हमने कि अलग अलग पार्टीज बननी शुरू हुई लेकिन इतना भी नहीं था उनका जनाधारा भी कि वो अचानक से कांग्रेस को हरा देंगे किसी जनरल इलेक्शन के अंदर। तो फिलहाल जो चुनौती थी वो कांग्रेस को एक्चुअली कांग्रेस से ही थी। कांग्रेस ने उस टाइम पर जो कुछ मेजर जो है वो चीजें करी थी और दरअसल क्या हुआ क्या था मैं आपको बताऊंगा। इस सिंडिकेट ने बाद में कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी जी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप हमारी बात मानिए, हमने आपको आगे बढ़ाया है तो फिर हमारा ग्रुप भी मैटर करता है कांग्रेस के अंदर और आपको हमारी बात अल्टीमेटली माननी पड़ेगी। कुछ समय के लिए इंदिरा जी ने सोचा था कि मैं एक बार को अगर पीएम बनूंगी तो अपना वर्चस्व, अपना डोमिनेंस जो है वो बनाने की कोशिश करूंगी और अपनी पैठ अच्छी खासी बना लूंगी, कुछ लोग मैं रेडी कर लूंगी जो हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे। ये सब चीजें उन्होंने सोची थी लेकिन फिर भी उस समय तक सिंडिकेट का पूरा जोर था क्योंकि 1996 और 67, 70 या 68 में इतना फर्क नहीं पड़ा होगा कि अचानक से सब कुछ इंदिरा जी की तरफ हो गया। तो सिंडिकेट का इस ग्रुप का अच्छा खासा जो है वो होल्ड था पार्टी के ऊपर। तो इस इन्हीं के दबाव में आकर के जो है वो
और कुछ चीजें जो है, कुछ पॉलिसीज बनाई जाती थी। इंदिरा जी ने कुछ बड़े फैसले लिए उसी दौरान, जैसे कि बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, आय बीमा का राष्ट्रीयकरण, माने आपका जो बीमा है उसको नेशनलाइज करना, उसको सरकारी करना प्राइवेट से, भूमि सुधार, इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, और ग्रामीण निर्धन को आवास देना, जिसको आज आप इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं, और सरकारें ढोल पीटती है कि हमने भी स्टार्ट किया। दरअसल ये बहुत पहले के जमाने से शुरू हो गया था, इंदिरा गांधी जी के समय से शुरू हो गया था। उसके बाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है इंडिया की राजनीति में, और वो था 1969 में राष्ट्रपति जी का जो के पद का जो चुनाव होता है, वो अपने आप में इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसकी एक हिस्ट्री सी क्रिएट होती है। इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट थोड़ा आगे बढ़ने लगा, और 1969 में सिंडिकेट इंदिरा के खिलाफ है, ये बात खुल करके जो है वो सामने आ गई, और ये राष्ट्रपति जी के चुनाव में जो है ये देखा गया। सिंडिकेट जो था, जो कांग्रेस के ही कुछ मेंबर्स को सिंडिकेट जो है ग्रुप का नाम दिया गया, जो इंदिरा के खिलाफ थे मन से। सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस का आधिकारिक तौर पर जो है वो नेता चुन लिया गया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है, उनका नॉमिनेशन फाइल करा दिया। अब इंदिरा गांधी जी नहीं चाहती थी कि एन संजीव रेड्डी जो है वो कांग्रेस के ऑफिशियल जो है वो कैंडिडेट के तौर पर जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। इंदिरा गांधी जी ने एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर वीवी गिरी का फॉर्म अप्लाई करा दिया, उनका फॉर्म भरा दिया, पर्चा दाखिल करा दिया कि वीवी गिरी जी जो है वो इलेक्शन में खड़े होंगे, लेकिन चूंकि आजाद उम्मीदवार ही वो खड़े हो सकते थे, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे एन संजीव रेड्डी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया था, तो वो तो उनके उम्मीदवार हो गए, तो आजाद उम्मीदवार बने वीवी गिरी जी। इंदिरा गांधी जी ने उस समय पे देश में कई बड़े बड़े काम करे थे, जिनमें एक मेजर दो काम मैं आपको गिना देता हूँ। वो थे 14 अलग अलग बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइज किया उन बैंक्स को, माने वो प्राइवेट फर्म जो बैंक के तौर पर काम करते थे उनको सरकारी बैंक बना दिया गया। उसके अलावा एक बहुत मेजर काम किया, वो था कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके अधिकार कम कर दिए, और उनकी संपत्ति का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया कि भैया आप राजा महाराजा अब नहीं हो, अब देश में लोकशाही है भाई, आपकी जो प्रॉपर्टी अब आप किसी गांव के मालिक बन करके नहीं रह सकते, अब आपको सरकार के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। वित्त मंत्री हुआ करते थे उस समय पे मोरारजी देसाई जी, और इन्होंने भी जो इंदिरा जी ने बड़े बड़े स्टेप लिए। इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसी नेता के तौर पे जो बड़े बड़े फैसले बिना किसी से डरे, बिना किसी खौफ के ले लिया करते थे, ठीक है। अभी जो मैंने फैसले बताए आपको आज सुनने में साधारण लग रहे हैं, लेकिन अपने आप में किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट बना देना कितने बड़े विरोध का विषय हो सकता है, ठीक है। तो मोरारजी देसाई जी ने भी किनारा करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो खतरनाक लेडी है, इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फैसले लेती हैं ये अपने आप में दबंग तरह के जो है वो फैसले हैं, और आयरन लेडी इसीलिए उनको जो है वो बोला गया। हालांकि बाद में वीवी गिरी जी ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है अपना फॉर्म भरा, ये मैंने आपको बता दिया, और बाद में जीत भी जो है। हाँ, एक चीज और भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि कैसे कुछ लोगों ने, कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जो इंदिरा जी के साथ थे, उन्होंने कहा कि जी हम मन से आपके साथ हैं, खुल करके तो हम आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन हम हाँ इंटरनली जो है वोटिंग जब होगी तो हम आपने जिसको खड़ा किया है उम्मीदवार बना करके उसकी तरफ वोटिंग करेंगे। इंदिरा जी ने उनको समझाया कि नहीं, आप मन से नहीं, आप प्रॉपरली मेरा साथ दो और खुल करके मेरा साथ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं देना है तो मत भी दो, लेकिन जो भी आपको करना है अपने मन की आवाज सुनो और खुल करके इस बात का सपोर्ट करो। बाद में आजाद उम्मीदवार राष्ट्रपति जो है वो बना हमारे देश के अंदर, जिनका नाम था वीवी गिरी। ये भी एक याद रखने वाली बात है कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आजाद उम्मीदवार राष्ट्रपति बना जिसको डायरेक्टली ऑफिशियली सरकार का सपोर्ट नहीं था, हाँ अनऑफिशियली था, ठीक है। उसके बाद दो चीजें देखने में मिलने लगी, नई कांग्रेस पुरानी कांग्रेस, कि जी जो लीडर्स है, जो सिंडिकेट है वो पुरानी कांग्रेस है, इंदिरा जी को नई कांग्रेस कह करके जो है वो बुलाया जाने लगा। उसके बाद एक बड़ा जो है वो रोल आता है, बड़ा इंसिडेंट होता है, दैट वाज 1971 का जनरल इलेक्शन, 1971 का जो इलेक्शन हुआ। कांग्रेस का पुनर्स्थापन भी यहीं से शुरू होता है। देखिए सरकारें चलती रही, उसके बाद डीएमके, क्योंकि 1967 में जो सरकार जो बनी उसको वोट कम मिले कांग्रेस की गवर्नमेंट को, और कुछ अलग अलग छोटी मोटी पार्टियों के सपोर्ट से गवर्नमेंट तो चली और सरकार चलती रही, सरकार पूरी चली। उसके बाद समय से पहले ही जो कि इलेक्शन 1972 में होने थे, उसकी असेंबली को भंग कर दिया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, और बोल दिया कि हमें इलेक्शन पहले कराने हैं। और उस समय पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके एक बड़े सपोर्टर थे इंदिरा जी के उस 1967 से 71 तक की गवर्नमेंट के लिए। पांचवा इलेक्शन, हमारे देश का पांचवा जनरल इलेक्शन फरवरी 1971 को देखने को मिला।
और हालांकि इस टाइम पर देश में एक और अलायंस बना जिसको कि ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया, महागठबंधन का नाम दिया गया, जिसमें पीएसपी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, क्रांति दल, ये सब जो है पार्टियां शामिल थी। इन्होंने एक नारा दिया, इंदिरा हटाओ, और दूसरी तरफ इंदिरा जी ने नारा दिया, इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ। तो इस तरीके से इलेक्शन चला और कई सारे काम इंदिरा जी ने करे और नई कांग्रेस का उनके ऊपर टैग था। और जब इलेक्शन के नतीजे आए तो बम्पर इलेक्शन के नतीजे आए और कांग्रेस को अब तक के सबसे अधिक वोट मिले, 48% से ज्यादा वोट शेयर, लगभग 50% के आसपास इनको वोट शेयर मिला और टोटल 375 जो है वोट सीट्स आई। और जिसको कि नई कांग्रेस कहा गया, यानी कि जो इंदिरा जी का जो ग्रुप था उनकी अकेले 352 सीट जो है वो आई। और इंदिरा गांधी ने यह भी साबित कर दिया इस इलेक्शन के साथ कि वह ही असली कांग्रेस है। तो यहां से कहते हैं कि कांग्रेस की पुनर्स्थापना देखने को मिली। बाद में तो फिर जो भी इलेक्शन हुए हैं, अगर उनमें कांग्रेस जीती है तो एक अच्छी बम्पर जीत उनको हासिल हुई। और उसके बाद हालांकि कांग्रेस में कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हाल ही में जो हालात आप देखते हैं, वो कांग्रेस वैसी कांग्रेस नहीं रही जो उस समय पर थी। वैसे लीडर्स भी अब देखने को कम मिलते तो उस समय पर थे। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे चीजें बदली, बिगड़ी, खराब हुई और फिर से उनकी पुनर्स्थापना होती है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो आप इसको लाइक लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा, वही हमारा मोटिवेशन है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी तमाम एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। थैंक यू।